नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया गया है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज किया गया है। थोड़ा सा जल्दी से फिर से हम रिकैप कर लेते हैं पिछली वीडियो को, जिससे कि हमें एक्सरसाइज 1.1 को समझने और सॉल्व करने में आसानी हो सके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर हमेशा किससे छोटा होता है? 20 से छोटा होता है, और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि 26 को भाग करना है 5 से, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 5 हम 25, तो शेषफल आपका 1 बच गया। तो देखिए ये जो शेषफल है ये हमेशा 5 से क्या है? छोटा है। हमेशा 5 से यहाँ पे छोटा शेषफल आपका आएगा, और यह 0 आ सकता है या 5 से छोटा आ सकता है। तो यानी कि 5 से छोटा मतलब 0 से बड़ा। तो देखिए ये जो आपका शेषफल है ये आपका b से जो है क्या है? छोटा। b मतलब यही हो गया आपका ये, और 0 से आपका बड़ा। तो ये समझिएगा। और इसका जो मेन प्रतिरूप होता है लिखने वाला, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो 5 आपका कहलाता है ये भाजक कहलाता है, ये जो 26 आपका है ये भाज्य कहलाता है, और ये जो आपका यहाँ पे जितनी बार आप टेबल पढ़ते हैं ये आपका क्या कहलाता है? भागफल। और यहाँ जो आपका आता है जो बचता है उसको आप क्या बोलते हो? शेषफल बोलते हो। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल क्या होता है? शेषफल जो है हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से छोटा होता है, और 0 या 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा कि जिस संख्या से हम भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा उससे छोटा ही बचेगा, बड़ा कभी नहीं बचेगा। इस नियम को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा नोट है, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। देखिए, सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पर एक सम संख्या ही मिलती है। जैसे सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। मान लीजिए हमने 4 को ले लिया। 4 में आप किसी भी संख्या का गुणा करो, हमने 3 गुणा कर दिया। 3 क्या है आपका? विषम है, यानी हमने सम संख्या में विषम गुणा कर दिया। तो 4 तियाँ 12, 12 2 से कट जा रहा है। सम किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। विषम किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटता है। देखिए 12 2 से कट रहा है तो एक सम से। तो देखिए हमने सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा किया तो क्या मिल गया? एक सम संख्या। फिर 4 में हमने 7 से गुणा कर दिया तो 4 7 28 हो गया, तब भी 2 से कट रहा है, सम संख्या मिल गया। तो यही कह रहा है कि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पे सम संख्या ही मिलती है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने से एक सम संख्या मिलती है, ये भी याद रखिएगा। जैसे ये 8 सम संख्या है, इसमें 2 को जोड़ लीजिए, 10 सम संख्या मिल गया। ये आपका 10 सम संख्या है, इसमें एक सम संख्या को जोड़िए 4, तो 14 मिल गया, ये भी एक सम संख्या है। ये दूसरा नियम कह रहा है, ठीक है। तीसरे नियम में देखिए क्या कह रहा है? तीसरा नियम कह रहा है सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने से एक विषम संख्या मिलती है। जैसे ये 8 एक सम संख्या है, विषम संख्या 3 जोड़ दिया, 8 3 11, 11 2 से नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। हमने ले लिया जो है 10, और 10 में 7 को जोड़ दीजिए तो 7 एक विषम संख्या है, ये सम है। तो देखिए सम में हमने किसको जोड़ दिया? विषम को जोड़ दिए, तो 10 7 17, देखिए विषम ही मिल गया, ठीक है। तो ये 3 बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं उदाहरण के तौर पे, जिससे कि 1.1 आसानी से हम लोग का लग जाए। तो इसका हल देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। एक बात फिर से आप ऊपर देख लीजिए बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r हमेशा b से छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है। देखिए ये r 0 से बड़ा और या बराबर, ये बराबर का चिन्ह हो जाता है जो हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो b है वो है क्या? b वो है जिससे हम इस संख्या को भाग देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया 50, और
यही आपका b है। तो याद रखिए कि जो आपका शेषफल आता है वो हमेशा 7 से छोटा आता है। ये आपका b का वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका b क्या है, जिससे आप भाग करते हो, और ये r क्या है, जो आपका शेषफल आता है। तो हमेशा शेषफल जो है भाग करने वाले से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो b से इसीलिए हमेशा क्या लगाया जाता है, छोटा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहले यहाँ जान लीजिए। धनात्मक पूर्णांक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर रिकैप कर दें। धनात्मक पूर्णांक आपका 1 2 3 4 ... यही सारे होते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। समपूर्णांक की बात कर रहा है, तो देखिए ये आपका समपूर्णांक हो गया, ये आपका समपूर्णांक हो गया, आगे 6 आएगा वो भी समपूर्णांक। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक इधर के हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक यही पता करना है। तो सीधी सी बात है, जब इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ रहे हैं तो उसका हर एक सवाल में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये बराबर BQ + R होता है, और R छोटा होता है B से और बड़ा या बराबर 0 के होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है, विभाजन का नियम है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो धनात्मक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा कि कैसा धनात्मक पूर्णांक। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तथा b की वैल्यू इस सवाल से हम निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, जो विभाजन प्रमेय का दी हुई होती है वहाँ पे q के बगल क्या लिखा होता है, देखिए b होता है। q के बगल क्या लिखा होता है, b लिखा होता है। मान लीजिए यम लिखा होता, कहीं 3m लिखा होता, ठीक है, तो ये भी b का वैल्यू है। तो याद रखिएगा q के बगल जो लिखा है वो b का वैल्यू होता है। तो इसमें देखिए q के बगल किसका वैल्यू हो जाएगा, b का। q के बगल किसका वैल्यू हो जाएगा, b का। तो b का वैल्यू यहाँ पे आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। ऐसे हर एक सवाल, कोई भी सवाल दे दिया होगा, मान लीजिए कहीं 3m है तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। मान लीजिए कहीं 4z है तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 4, ठीक है। तो b का वैल्यू आप सवाल से देख सकते हो। तो b का वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब बताइए, अगर b का वैल्यू 2 हो जाएगा तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a बराबर 2q + R। अच्छा अब बताइए कि R किससे छोटा होगा, 2 से। देखिए b की जगह R हमेशा b से छोटा होता है और b की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया आपका। तो R 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा R हो क्या सकता है, ये आप सोचिए। 2 से तो छोटा होगा, तो 2 से छोटा क्या आता है, 1 आता है, और क्या आता है, 0 आता है। तो R हमारा 0 भी हो सकता है और R हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यदि R बराबर 0 हो जाए, यदि R बराबर 0 हो जाए तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा a बराबर 2q + R की जगह पे 0 रखिए, तो a बराबर 2q हो जाएगा, ठीक है। और यदि R बराबर आपका 1 हो जाए तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 2q और R की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, +1। तो a बराबर 2q + 1 आ गया आपका। अब इसको हम घेर देते हैं, फिर समझते हैं कि ये आया क्या चीज़ है। तो देखिए यही वैसे हमको सिद्ध करना था कि समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसको ये बोल रहे हैं समपूर्णांक और इसको इन्होंने क्या बोल दिया है, विषम पूर्णांक।
हमने ऊपर कुछ आपको बताया था, यहाँ देखिए, सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पे सम आता है और सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने से एक विषम संख्या मिलती है। तो देखिए ये आपका 2 क्या है, देखिए आपका 2 क्या है, 2 आपका सम संख्या है। और ये देखिए क्यों का गुणा हो रहा है 2 में, तो सम संख्या में किसी का गुणा हो जाए तो हमेशा क्या आएगा, आपका सम संख्या आएगा, ऊपर हमने बताया था। तो ये हमेशा किसको प्रदर्शित करेगा, ये इक्वेशन जो आया है, ये इक्वेशन एक सम पूर्णांक को ही हमेशा प्रदर्शित करेगा। ऊपर नियम नंबर 1 से, नियम नंबर नोट नंबर 1 से आप इसे जान सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये 2 आपका सम संख्या है, सम संख्या में क्यों का गुणा हो रहा है, तो ये तो आपका सम संख्या हो गया। और देखिए सम संख्या में किसको जोड़ा जा रहा है, विषम संख्या को, एक आपका क्या है, विषम है। तो किसी भी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये विषम पूर्णांक हमेशा होगा और ये जो इक्वेशन आया है ये सम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये उदाहरण आपने ऐसे देख लिया, तो आगे अगर ऐसे सवाल आएंगे तो उसको हम आसानी से लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका प्रश्नावली 1.1। अब इसको सॉल्व करते हैं, आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे अगर आपने पिछला वीडियो इसका इंट्रोडक्शन का अच्छे से समझा होगा तो। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का डिटेल में चर्चा किया है इसके पिछले वीडियो में, अगर ना समझ में आया तो आप देख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। तो हमें HCF निकालना है दिए गए संख्याओं का, तो इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले दिए गए सवाल में हम देखेंगे बड़ा कौन है, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए बड़ा ये है और छोटा ये है, और हमारा यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो किस पे लगेगा, A बराबर BQ प्लस R पे लगेगा, और R B से छोटा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका 225 बड़ा है तो 225 को हम भाग करेंगे 135 से, 2 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार जाना पड़ेगा। तो 1 बार जाएंगे तो आपका 135 हो जाएगा और शेषफल आपका 90 बचेगा, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, ये A की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, B की, ये किसकी वैल्यू होती है, Q की, और ये किसकी वैल्यू होती है, R की। इसको पीछे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए A की जगह पे आपका क्या होगा, 225 होगा, और B की जगह पे 135 होगा, Q की जगह पे 1 हो जाएगा, और R की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 90। अब इस HCF को निकालने के लिए अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो लगाते हैं तो वो जब तक हमारा जो शेषफल है जो R की वैल्यू है वो जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। तो नेक्स्ट चरण में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, इसको B मानेंगे, ये तो B है ही है, B और R को ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इसको हमने किया है, तो ठीक है। अब इसको करते हैं। अब 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम इसका टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, अगर 2 बार जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 बार जाना पड़ेगा, तो 90 आ जाएगा और शेषफल आपका 45 बचेगा। अब ये का काम क्या कर रहा है, 135, B का काम कौन कर रहा है, 90, Q का काम 1 और R का काम 45। तो अब लिखिए फिर पुनः 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब इसको और इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 45 और 90, 2 बार जाइए तो ये 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया, ये आपका R हो गया, ये आपका B हो गया, ये इसको A बोलते हैं और ये Q हो गया, ठीक है। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब जैसे यहाँ पे हमने पुनः वही प्रक्रिया दोहराया है। अब जैसे ही आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैसे ही आप HCF किसकी वैल्यू को बोल देते हो, B के वैल्यू को आप क्या बोल देते हो, HCF। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा,
45 45 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से सरल सा स्टेप है। हमने फिर भी इसमें डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अगर थोड़ी सी भी समस्या हो रही हो तो उसके पहले के वीडियो को आप ज़रूर देख लें। एल्गोरिथम वो कहलाता है कि आप उस स्टेप को पुनः दोहराते रहें एक नियम के तहत, तो वही एल्गोरिथम आपका हो जाता है। ठीक है, इधर आप सॉल्व करके नियम में लिखते चले जाएंगे। ये सारे नियम किस पे लिखे हैं? इस प्रक्रिया पे लिखे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहले क्वेश्चन का। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। इसका भी एचसीएफ निकालना है, इसका भी एचसीएफ उसी आधार पे निकालना है। क्या दिया हुआ है? 196 और 38 220। इसको किस आधार पे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर हमेशा बी से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। देखिए ये आपका बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि 196 से भाग करेंगे किसे? 38 220 को। तो देखिए एक बार टेबल पढ़ते हैं तो 196 आ जाएगा। माइनस करिए तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। 17 में से 9 गया, 8 बचेगा। और यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 186 हो गया, जो 196 से कम है। नेक्स्ट टर्म उतार लीजिए 2। 9 बार जाएंगे, देखिए 9 छक 54 आपका हो जाएगा। 5 बचेगा, 9 9 81 और 5 कितना हो गया? 86 और 9 कन्नम 9 और 8 17 हो जाएगा आपका। बचेगा कितना? 12 में से 4 गया, 8 बचेगा। 15 में से 6 गया, 9 बचेगा। और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और ये आप 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका टेबल आप 6 बार पढ़ लीजिए। सॉरी 6 बार नहीं, 5 बार जाएंगे, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 छक्के 30 आपका हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, फिर 5 9 45 और 3 48 हो जाएगा। 4 बचेगा, 5 1 5 और 4 9। तो देखिए इसमें एक ही स्टेप में आपका 0 शेषफल आ गया। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ए का मान आपका क्या हो गया? ये हो गया 38 220 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस 0। देखिए बी का वैल्यू आपका ये है और क्यू का वैल्यू ये है। ठीक है, तो बी का ही वैल्यू आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ 196। किसका एचसीएफ? 196 और 38 220 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल। इसका निकालना है एचसीएफ 867 और 255 का। इस फॉर्मेट में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होना चाहिए? बी से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। देखिए बड़ा कौन सा है? 867। तो 255 से 867 को भाग देंगे तो भाग हम 3 बार जाएंगे। तो देखिए 3 बच्चे 15 हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 बचे 15 1 16 हो जाएगा। 3 2 6 1 7 हो जाएगा। 7 में से 5 गया, 2 बचा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 102 आ गया। अब देखिए 102 छोटा हो गया तो शेषफल ही आपका ये बच गया। तो इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए 867 बराबर 255 गुणे 3 और प्लस शेषफल आपका कितना बच गया? 102 बच गया। अब देखिए अभी तो शेषफल 0 हमारा आया नहीं, तो अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 102 और यहाँ पे आपका हो गया 255। ठीक है, तो 102 का 2 बार जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, आपका कितना बच गया? 1 और ये 5, यहाँ पे आपका 0। ठीक है, तो इसको पुनः मैंने एल्गोरिथम लगाया तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51। अभी भी शेषफल आपका 0 नहीं आया तो इसको करके आप भाग करिए तो 51 और 102। तो 51 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आप
102 जीरो आ गया। तो पुनः जब हमने ये लगाया तो आपका क्या आ गया, 102 बराबर 51 गुणे 2 और प्लस 0। अब देखिए शेषफल आपका 0 आ गया, तो HCF आपका क्या हो जाता है, B का वैल्यू। तो जो HCF आ गया वो आपका 51 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखते हैं बच्चों। देखिए हमने एक ऊपर उदाहरण बताया था एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, इसीलिए बताया था जिससे कि आने वाले सवालों को हम बहुत आसानी से समझ सकें। इस टाइप के सवाल देखिए क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, तो हम इसको फटाक से उसी प्रकार से लगा देते हैं। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को क्या होता है, a बराबर होता है BQ + R, और R जो है B से छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है। ठीक है, अब हमें मानना पड़ेगा, माना A कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे धनात्मक संख्या तो है ही है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब आप झट से देख के बता सकते हैं कि b का वैल्यू क्या होगा। b का वैल्यू 6 होगा। हमने 6 क्यों लिख दिया, हमने क्या बताया था कि क्यों के बगल ही, देखिए क्यों के बगल ही तो b होता है, तो इसमें देखिए क्यों के बगल 6 है, इसमें भी क्यों के बगल 6 है, इसमें भी क्यों के बगल 6 है। तो हमने बताया था कि सवाल से ही आप पता लगा सकते हो कि b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमने सवाल से निकाल लिया कि b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू 6 है। अब बताइए ये ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा a बराबर 6q + R। अब जैसे ही हमने b के जगह पे 6 लिख दिया, वैसे r बताइए किससे छोटा होगा, हमेशा 6 से, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा है। अब r का एक एक मान, जितना मान निकला है सारा मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे और देखते हैं इक्वेशन क्या बनता है। ठीक है, तो यदि r बराबर 0 रखें तो देखिए r बराबर अगर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q + 0, यानी कि a बराबर कितना केवल हो जाएगा 6q। ठीक, यदि r बराबर 1 रखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन, a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। फिर यदि हम r बराबर 2 रखें तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 2, r की जगह पे 2 हो जाएगा। फिर थोड़ा इधर कर देते हैं हम, यदि r बराबर 3 रख दें तो a बराबर 6q + 3 हो जाएगा, और यदि r बराबर 4 रखें तो a बराबर 6q + 4, और यदि r बराबर हम 5 रखें तो a बराबर 6q + 5। ठीक है, ये सारे कंडीशन हमने रख दिए। r बराबर 0 भी रख दिया, r बराबर 1 भी, r बराबर 2, r बराबर 3 रखा है यहाँ 4 और यहाँ 5। 6 तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि r हमेशा 6 से छोटा ही होगा, यानी 5 तक हो सकता है, और सारे कंडीशन हमने लिख दिया। पहला कंडीशन आपका यहाँ आ गया, नहीं पहला यहाँ पे आया है, ये दूसरा, ये तीसरा कंडीशन आ गया, ये आपका चौथा आ गया, और ये पाँचवा आ गया, और ये छठा आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या क्या निष्कर्ष निकला। इसमें कुछ चीज़ों को हम साथ में पहले लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2 और a बराबर 6q + 4। हमने इसको लिखा है, इसको लिखा है और इसको लिखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, देखिए किसकी बात कर रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन ये आपके क्या होंगे, धनात्मक तो है ही हैं, लेकिन ये
समपूर्णांक होंगे। क्या होंगे? समपूर्णांक। क्यों? अभी आप जान जाएंगे। देखिए ये 6 तो आपका सम है, और सम में कोई भी संख्या गुणा होता है तो हमेशा सम आता है। ये देखिए 6 आपका सम है, और सम में ये देखिए 2 भी सम है, तो सम में सम का गुणा होगा तो हमेशा सम ही आएगा, और धनात्मक ही है। ये देखिए 6 सम है, गुणा होगा तो ये भी सम आएगा, और सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। इसलिए ये जो तीनों इक्वेशन है ये आपका क्या होगा? धनात्मक समपूर्णांक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार का होता है, तो बाकी जो बचेगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कैसे? इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका धनात्मक सम पूर्णांक होगा। और बाकी क्या बच रहा है हमारा? a बराबर 6 + 1, a बराबर 6 + 3 और a बराबर 6 + 5। ये आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। कैसे होगा वो भी देख रहे हैं अभी। और जहाँ ये भी लिख दीजिए क्यों कोई पूर्णांक है। भाई क्यों के जगह पे कोई भी गिनती लिखोगे तो पूर्णांक का ही तो गिनती लिखोगे। ये जो क्यों है इसके जगह पे आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 कोई भी गिनती लिख सकते हो, है ना। क्यों का वैल्यू तो पता नहीं है, तो ये आपका क्या है? पूर्णांक। तो ये आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए ये आपका सम है, आपको पता है सम में कोई भी संख्या का गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा? सम। लेकिन एक क्या है आपका? विषम। और ऊपर आपने नोट में पढ़ा था कि सम और विषम का अगर जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा? विषम। इसलिए ये आपका क्या हो गया? धनात्मक विषम पूर्णांक। अगला ऐसे चेक कर सकते हैं, ये सम हो गया, विषम को जोड़ोगे विषम आएगा। ये सम, विषम को जोड़ोगे 5 विषम है तो विषम आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और यही आपको दिखाना भी था। देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यहाँ पे देखिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने ये दिखा दिया। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी एक सेना है जिसमें कितने सदस्य हैं? 616, आर्मी की सेना है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड है जो 32 सदस्य जिसमें रहना है के पीछे मार्च करना है उसे। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये बहुत ध्यान वाली से पढ़ने वाली लाइन है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका हल देखते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है ये आप जान लीजिए। तो जो है ये देखिए ये क्या दिया हुआ है? एक सदस्यों वाली एक सेना जिसमें कितने सदस्य हैं? तो देखिए ये एक सेना की टुकड़ी की सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। एक सेना की टुकड़ी की सदस्यों की संख्या कितनी दी हुई है मित्रों? 616। और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। अब इस बात पे आ जाते हैं। लिखा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो एक बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि यदि दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यदि दोनों समूह को, यहाँ लिख सकते हो आप, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो हमें उनका क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी से आपका सवाल लग जाएगा। अब जब पता चल गया कि HCF निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए HCF निकालने के लिए हमें क्या पता है? यूक्लिड पर एल्गोरिथम पता है।
यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर हमेशा छोटा होता है बी से और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है आपका 616 और क्या दिया हुआ है 32। तो अब देख लीजिए 32 आपका छोटा है, तो 32 से 616 को भाग करेंगे आप लोग। ठीक है, तो 32 सेकंड नंबर 32 जाइए तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, और 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और फिर हमने 6 ले लिया, 9 बार जाएंगे, 9 दूनी 18 और 9 तरीक 27 और 1 28। तो आपका 16 में से 8 गया, 8 बचा, और यहाँ पे आपका 0, तो कितना हो जाएगा 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस 8। अभी तो हमारा शेषफल देखिए, हमने क्या बोला था, अगर शेषफल हमारा 0 आता है तभी हम HCF निकाल पाते हैं। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया को हमें पुनः दोहराना पड़ेगा, और पुनः दोहराने के लिए हमने बताया था किसको लेते हैं, फिर b की वैल्यू को और r की वैल्यू को, शेषफल की वैल्यू को। तो 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे, 4 8 32 हो जाता है, आगे आपका 0। अब क्या हो जाएगा आपका 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो HCF किसको बोल देते हैं, b की वैल्यू को। तो आपका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। तो आप बोल सकते हैं, क्या पूछ रहा था, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस सवाल को आपने 1-2 बार ऊपर लगाया है, हम जानते हैं। आप लिख लीजिए, विभाजन परिमेयका कह रहा है, तो विभाजन परिमेयका हम लिखना जानते हैं क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r हमारा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, मान लेते थे। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो जाएगा 3। देखिए, m के बगल में 3 है, m के बगल में 3 है, तो b बराबर हम बोलते थे क्वेश्चन से निकल आएगा। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। अब r देखिए किससे छोटा हो जाएगा, 3 से, और 0 से बड़ा या बराबर। तो r की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2 हो सकती है। तो यदि आप जानते हैं क्या करना है, r बराबर 0 लेंगे तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा, और यदि r बराबर 1 ले लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, और यदि r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब कुछ प्रश्न हमारा कह रहा था, देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक तो निकल आया हमारा, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है। किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है पूर्णांक का वर्ग, तो हमें वर्ग करना होगा। देखिए, इसमें वर्ग तो है नहीं, वर्ग का मतलब कि किसी संख्या के ऊपर घात 2 हो, तो हमें 1 का वर्ग करना पड़ेगा, 2 का भी, और 3 का वर्ग करके देखना होगा कि क्या प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ग, तो प्रश्नानुसार समीकरण 1 का वर्ग करने पर, इंग्लिश में स्क्वायर बोल सकते हो, स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 है क्या, a बराबर 3q है, तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर 3 पर भी आएगा और क्यों पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और क्यों स्क्वायर लिखा है तो क्यों स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ यहाँ पे ट्रिक अपनाना होगा। हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो पूर्णांक यम के लिए बोल रहा था। तो देखिए 3 तो हमारा आ गया, इसको इसी को तो हमने कोई पूर्णांक माना है। तो देखिए किसी पूर्णांक का वर्ग 3 यम के रूप में होता है, तो 3 तो हमारा आ गया, तो इसको यम मानना पड़ेगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो ए स्क्वायर बराबर 3 यम, और यम बराबर हमने क्या मान लिया है, 3 क्यू स्क्वायर। तो एक तो हमारा आ गया। अब जो है आगे देखते हैं। अब क्या करना है, समीकरण सेकंड का स्क्वायर की है, प्रश्नानुसार समीकरण 2 का वर्ग करने पर। तो जब देखिए 2 समीकरण आपका क्या है, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, तो वर्ग करिए, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1, ये पूरे का स्क्वायर होगा बेटा यहाँ पे। तो देखिए एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है। इसी फार्मूले पे इसको खोल देते हैं। ए स्क्वायर बराबर, देखिए ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो इसी फार्मूले पे हम खोल रहे हैं। तो 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी होता है, तो 2 गुणे 3 क्यू गुणे 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा 6 क्यू। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं, तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 क्यू हो जाएगा प्लस 1। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन बन रहा है, तो आप कहेंगे 3 का टेबल कॉमन बन रहा है। तो 3 का टेबल अगर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा क्यू स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6, और क्यों बचेगा और प्लस 1। अब देखिए दूसरा क्या लाना था आपको, क्वेश्चन से ही देख के आप, 3 यम प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए +1 आ गया, 3 आ गया, और इसकी जगह पे यम होना चाहिए, तो यम मान लीजिए। तो ए स्क्वायर बराबर 3 यम प्लस 1, जहाँ यम का मान क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ये आपका दूसरा हो गया। 2 ही सिद्ध करना था, लेकिन हमारे पास समीकरण 3 आए हैं, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, प्रश्नानुसार समीकरण 3 का वर्ग करने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, ए बराबर, फिर से देख लेते हैं, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 3 क्यू गुणे 2, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 6 और 6 दूनी आपका ये 12 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब में यहाँ पे आपका 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 12 क्यू और यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर। अब देखें हम इसको ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं, 12 क्यू को इसके साथ में लिख लेते हैं, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए इन तीनों में 3 का कॉमन हो रहा है, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 का हमने कॉमन ले लिया, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 और प्लस 1 बचेगा और प्लस 1। अब देखिए ये 3 है और इसको हम यम मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 यम प्लस 1, जहाँ आपका यम का मान क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो आपका एक ये आ गया जब हमने तीसरे इक्वेशन को किया। तो देखिए किसी पूर्णांक का वर्ग
3m+1 प्रकार का होता है, किसी पूर्णांक का वर्ग 3m+1 प्रकार का होता है, और किसी पूर्णांक का वर्ग 3m प्रकार का होता है। देखिए हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो सेम आ गया, और इसको सॉल्व किया तो अलग आ गया। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमने दर्शा दिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। आगे बढ़ते हैं, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। ऊपर हमने ऐसे सवाल लगाए हैं, तो सीधे हम लगाना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानते हैं कि कैसा होता है। a बराबर BQ प्लस R, और R B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अब सीधे मानना है। देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बदलना चाह रहा हूँ, तथा b बराबर, आप लोग झट से बोलोगे देख के कि 9, लेकिन 9 भी मान सकते हो आप, लेकिन चूंकि जब हम 9 मानेंगे तो ये सवाल जब लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा गुणा करने में, तो इसीलिए आप वो भी रख सकते हो कि 9 जिसके पहाड़े में आता हो उस गिनती को भी रख सकते हो। तो छोटा गिनती कौन सा है जिसके पहाड़े में 9 आता है, तो 3 आता है, तो इसलिए b की जगह पे हम 3 भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप 9 भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, 9 रख के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा गुणा आपका लंबा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर b 3 रखेंगे तो ऊपर वाला आपका इक्वेशन तुरंत क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, तो फिर r किससे छोटा हो जाएगा, 3 से, और 0 से बड़ा या बराबर। तो r क्या क्या हो सकता है, तो r हमारा हो सकता है 0, 1 और 2। तो फिर वही चीज़ करते हैं कि यदि आपका r बराबर 0 हो तो क्या आ जाएगा ये इक्वेशन, तो हो जाएगा a बराबर 3q, और यदि आपका r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और यदि आपका r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब देखिए इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए, और इसको समीकरण 3 मानिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले वाले में क्या कह रहा था, वर्ग, वर्ग का मतलब किसी का पावर 2, और घन का पावर घन का मतलब किसी का पावर 3 उस संख्या का। 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का प्रश्न के अनुसार क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार समीकरण 1 का घन करने पर, ठीक है, तो घन करिए। a बराबर 3q है ये, तो इसका घन करेंगे तो a का पावर 3 बराबर 3q का पावर 3, तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब गुणे q का क्यूब। ठीक है, तो देखिए ऊपर किस टाइप का है, 9m टाइप का है। ठीक है, तो ये देखिए a क्यूब बराबर 3 का पावर 3 मतलब 9 तो हो ही जाएगा, और q क्यूब को आप m मान सकते हैं, जहाँ m बराबर q क्यूब हो जाएगा। एक तो हमें ऐसे मिल गया। अब फिर दूसरे इक्वेशन को करिए, प्रश्नानुसार समीकरण 2 का घन करने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या है, a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका घन करिए तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। ये आपका फार्मूला बन गया किसका, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो इस पे, तो इसको फार्मूले पे ओपन करिए तो हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab होता है, तो 3 गुणे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1। आप इस फार्मूले पे इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्यूब आपका 3 पे भी आएगा और क्यू पे भी आएगा। तो 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि आपका हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1 बचेगा, और ये 3 त्रिक का 9 क्यू हो जाएगा, और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस गुणा अंदर हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू। तो इसको आप ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब लिख लीजिए प्लस 27 क्यू स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस 9 क्यू लिख लीजिए और प्लस 1 लास्ट में हमने लिख लिया। तो ए क्यूब बराबर ये देखिए इसमें से 9 कॉमन हो रहा है, तो आपका 3 क्यू क्यूब बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका केवल क्यू बच जाएगा और प्लस 1 हमने बाहर लिख लिया। ठीक, अब आप जो है ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1, हमने इतने को m मान लिया, तो m बराबर आप अलग लिख सकते हैं कि m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू होता है। तो आपका एक यहाँ पे बन गया। अब इसी प्रकार प्रश्नानुसार समीकरण 3 का घन करेंगे। समीकरण 3 का घन करने पर समीकरण 3 आपका क्या है, a बराबर 3 क्यू प्लस 2, तो ए क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, उसी फार्मूले पे ओपन कर दीजिए। आप लोग ओपन करिएगा, थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं यहाँ पे समय की वजह से। 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यू गुणे 2 और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 3 त्रिक 9 दूनी 18 क्यू हो जाएगा ये, और 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। इसका इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा, तो आपका ए क्यूब बराबर आ गया 27 क्यू क्यूब प्लस 8 और प्लस 18 दूना 36, 18 दिया 54 क्यू हो गया आपका, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 18 दूना 36 क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस 8 को हम लास्ट में लिख लेंगे और इसको जो है पहले लिख लेंगे। तो आपका हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू और प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर 9 कॉमन हो रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या बचा, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब हो जाएगा प्लस 9 छक 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 क्यू हो जाएगा और प्लस 8 बचा। अब आप इसको क्या लिख दीजिए, ए क्यूब बराबर 9 और इसके जगह पे आप यम लिख दीजिए और प्लस 8, और जहाँ यम बराबर क्या लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो आपका एक ये बन गया। ठीक, अब देखिए एक थर्ड इक्वेशन का 9m प्लस 8 प्रकार का आया, सेकेंड इक्वेशन को 9m प्लस 1 टाइप का आया, और जो फर्स्ट इक्वेशन हमने किया था वो 9m टाइप का आया था। तो देखिए क्या लिखा था, प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और तीनों हमने दिखा दिया करके। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको लगाना आप लोग सीख लें, बहुत आसान सा है, कोई कठिन नहीं है, सिंपल सा आपको फंडा है कि अगर ऐसा सवाल आए तो आप प्रमेय का जानते ही हैं, फिर आप कोई धनात्मक पूर्णांक अपने आप से मान लिया करिए, और b का वैल्यू इसमें दिया ही होता है। अगर b का वैल्यू दिया है तो आपको r पता हो जाएगा कि r जस्ट b से कम तक हो सकता है, यानी कि अगर b का वैल्यू 3 है तो r 2 तक जा सकता है, यानी 0 1 2 हो सकता है। अगर b का वैल्यू 4 होता तो r 3 तक चला जाता। फिर r का हर एक कंडीशन इस इक्वेशन में रखिए तो आपको अलग अलग इक्वेशन मिल जाएगा, और अगर कुछ प्रश्न कह रहा है तो सारे इक्वेशन को उस प्रश्न के अनुसार कर दीजिए और आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होगा कि आप किस प्रकार से कॉमन लें और किस प्रकार से किसको यम माने, तो ये भी बहुत आसान सा है। थोड़ा सा आप बार बार अभ्यास करेंगे 1 2 बार तो आपको आ जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के तरीके के साथ, और देखेंगे कि उसे कैसे आसानी से हम समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।